हेलो स्टूडेंट, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 40 जीके जीएस का एमसीक्यू, जिसमें कि आपको मिलेगा यहाँ से 40 प्रश्न में से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रखा गया है और 20% क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है उस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो हम ये जो सेट नंबर लेकर के आए हैं वो आपके लिए हम 13 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम 12 सेट को दे चुके हैं। अगर आप वो सेट नहीं देखे हैं तो आपके लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उस प्ले लिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। हम आपको टोटल 30 से ज़्यादा सेट देने वाले हैं। अगर आप पूरी तरह सभी सेट को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो जीके जीएस का क्वेश्चन बनेगा, अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनेगा। आप पढ़ करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और एक खास बात आप याद रखेंगे, इस क्लास का जो टाइमिंग होगा वह 10 से लेकर के 12 मिनट ही होगा, इससे ज़्यादा लगभग क्लास नहीं होता है। आपके एक रिवीजन के लिए एक प्रकार से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है कि नैनार संत किसके उपासक थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नैनार संत जो है वह किसके उपासक थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर सही कि भगवान शिव के उपासक थे नैनार। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, यानी कि आपसे पूछा है परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। अगर हम परमाणु की संरचना को देखें तो सबसे बीच में होता है नाभिक, उसके बाद ये होता है इलेक्ट्रॉन का कक्षा यहाँ पे होता है। सबसे बीच में होता है नाभिक और आप याद रखेंगे इस नाभिक में जो होता है इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो कक्षा बना हुआ है इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे सार्क का जो है अस्थायी सचिवालय यह काठमांडू में स्थित है और यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। यहाँ आपसे पूछा है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे राजा राम जो है यह शिवाजी का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। आप यहाँ से याद रखेंगे रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। आपका जो उत्तर होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया लोदी वंश के संस्थापक कौन था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन था, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बहलोल लोदी जो है यह जो है लोदी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आगे PIN ये का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपसे पूछा है कि PIN यानी कि पिन का पूर्ण रूप क्या है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसका पूर्ण नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होगा, तो P से हो गया पोस्टल, I से हो गया इंडेक्स, N से हो गया नंबर, यानी कि पिन का पूर्ण रूप होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सुमात्रा द्वीप जो है वह है कहाँ पर स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है या तो मलेशिया में या इंडोनेशिया में या तो थाईलैंड में, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह होगा इंडोनेशिया में स्थित है सुमात्रा द्वीप। ऑप्शन यहाँ से जो है यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला प्रश्न आगे कि भारत में नई उदार औद्योगिकरण नीति किस वर्ष शुरू की गई। आपसे पूछा है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, तो आप यहाँ से जो याद रखेंगे किस वर्ष किया गया था, यह जो है 1991 ईस्वी में पारित किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आगे है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य का जो रोशनी है वह पृथ्वी तक जो पहुंचता है तो पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो उत्तर होगा
वह हो जाएगा 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड के लगभग इसको समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में। अगला प्रश्न आगे है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया। आपसे पूछा है कि हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वह किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया, ये आपको बताना है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। उत्तर जो होगा आपको यहाँ से ए नंबर सही बनेगा। अगला प्रश्न आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है। आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय सीमा है वह क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न आ गया है कि कुकी यानी कि कादम्ब जनजाति का संबंध किस राज्य से, यानी कि आपसे पूछा है कि कुकी जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है, ये आप बताइए। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है क्या, तो कुकी जनजाति या तो इसको कहते हैं कादम्ब जनजाति। अगला प्रश्न आ गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की, तो आप यहाँ से उत्तर बताएंगे कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किया था। अगला प्रश्न आगे है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा सी नंबर सही, यानी कि 328 के तहत राष्ट्रपति जो है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 328। अगला प्रश्न आ गया कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वह कहाँ से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे इसका जो पाचन प्रारंभ होगा मुंह से पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का या अन्य भी चीज का सभी का पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, पूर्ण पाचन आपसे पूछ ले कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होगा, आप याद रखेंगे छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न आगे है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे यह जो है महाबलेश्वर में स्थित है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। उत्तर यहाँ से आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अप्सरा जो है यह भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि गदर के संत यानी कि मूल पाठ अस्पष्ट है, यानी कि गदर के संत के नाम से किससे जाना जाता है। आपसे पूछा यहाँ पे कि गदर के संत के नाम से किससे जाना जाता है, तो आप बताएंगे बाबा आमटे को जाना जाता है गदर के संत के नाम से। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। आपसे पूछा यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन किया गया था वह किस योजना के आधार पर किया गया था। आप यहाँ से याद रखेंगे माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न आगे है मोहनजोदारो की खुदाई किसने किया था। आपसे पूछा है कि मोहनजोदारो की खुदाई किसने किया था। दयाराम साहनी ने, या तो राखलदास बनर्जी ने, या तो मोहन भागवत ने, या तो रविंद्र बिष्ट ने, किसने किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे कि राखलदास बनर्जी जो है यह मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था। ऑप्शन यहाँ से जो आपका बनेगा बी नंबर सही बनेगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आप यहाँ से याद रखेंगे कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आगे बोला गया है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ से बताना है कि हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे AIR का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा यहाँ पे कि AIR का पूर्ण रूप क्या है। आप याद रखेंगे इसका पूर्ण नाम होता है ऑल इंडिया रेडियो
ऑप्शन यहाँ से जो होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है कि समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है, यानी कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वह पूछा गया कि सबसे उच्च यानी सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कब आता है, ये आपको बताना है। इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा और यानी कि जब यहाँ पे कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर या तो एक ही सीध में जब होता है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के, तब जो है समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि MNP का पूर्ण रूप क्या होगा। आपसे पूछा है यहाँ पे कि MNP का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसका जो पूर्ण नाम है उसका पूर्ण रूप होता है उसका नाम है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। MNP का ये फुल नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तपेदिक के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तपेदिक जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन जो यहाँ से होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह है किससे प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी जो है वह इंटरनल इंडिया के लेखक है। ऑप्शन जो आपका है डी नंबर सही है। अगला प्रश्न आगे है कि मोमसाई गुफा कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि मोमसाई गुफा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा वह हो जाएगा मेघालय में स्थित है मोमसाई गुफा। ए नंबर जो उत्तर है सही है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपसे पूछा है मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको बताना है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है शरीर का सामान्य तापमान है। यहाँ से जो आपका उत्तर है सी नंबर सही होगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे कि अगर सेंटीग्रेड में आपसे पूछ ले कि कितना सेंटीग्रेड होगा, तो आप याद रखेंगे ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये होता है मानव शरीर का तापमान डिग्री में सेंटीग्रेड में। अगला प्रश्न आगे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो याद रखेंगे आप मूत्र का रंग जो पीला होता है वह जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि इंदिरा गांधी जो है नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि राणा सांगा कहाँ का शासक था। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि राणा सांगा जो है वह कहाँ का शासक था, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। अगला प्रश्न आ गया कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है पुणे में स्थित है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। अगला प्रश्न आगे है कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मूल अधिकार का वर्णन जो है वह संविधान के किस भाग में है, तो आप याद रखेंगे यह जो है भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार। अगला प्रश्न आगे है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत में जो है किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे यह जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।